आज हम एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी कायनात है इसकी उम्र कितनी है, यानी कि कितने साल पुरानी है। तो आज हमने इसकी जो एज है वो कैलकुलेट भी साथ साथ करनी है। यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एनिमेशन से लेकर आया हूँ, जो कि science.nasa.gov की वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास इसमें इस एनिमेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो हमारी कायनात है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, फिर स्टार्स हैं, उसके साथ साथ आपके पास प्लैनेट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी कायनात। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि यूनिवर्स क्या है हमारे पास। द यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ ऑल स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी दैट एग्जिस्ट। यानी कि ये कायनात क्या है कि आपके पास टोटलिटी ऑफ ऑल स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं हमारी कायनात में, चाहे वो स्पेस है यानी कि जगह जिसको हम कह रहे हैं, टाइम जो कि वक्त गुजर रहा है, मैटर हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो जगह घेर रही हो, और एनर्जी भी उसके साथ साथ जिसको हम काम करने की सलाहियत कहते हैं। तो तमाम तरह की जो चीज़ें मौजूद हैं हमारी इस कायनात में, ये मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, हमारा यूनिवर्स। तो अब हम चूंकि ये जानना चाहते हैं ना कि हमारे पास ये जो कायनात है हमारी, इसकी क्या एज है यानी कि कितनी पुरानी है, तो उसके जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास ये स्टार्ट कब हुई, यानी कि ये कायनात शुरू कब हुई। अब तो आप देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे गैलेक्सीज मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, उसके अलावा आपके पास प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं। लेकिन इन सब का कोई ना कोई एक तो ओरिजिन होगा ना, जहाँ से ये शुरू होंगी। तो वो जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसको बताने के लिए एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और आपके पास बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स बिगेन फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट डेंस पॉइंट एंड हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। यानी कि जो हमारी कायनात है वो एक नुक्ते से शुरू हुई है, और वो नुक्ता आपके पास बहुत ज़्यादा ही क्या था, गर्म था और डेंस था। डेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि एक छोटी सी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जो मैस है वो मौजूद था। तो जब ये धमाका हुआ तो आपके पास उससे क्या हुआ कि आपके पास चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हुई। तो ठंडी होने के बाद आपके पास जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें बनी, जैसे कि गैलेक्सीज, जैसे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। फिर इसी तरह आपके पास सूरज बने, चांद बने, ज़मीन बनी। ये तभी बनी जब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास बिग बैंग के बाद वो जो हॉट चीज़ थी वो ठंडी हुई, और ठंडी होकर चीज़ें आपस में जुड़ना शुरू हुई, और जुड़ के फिर आपके पास इस तरह की एक शक्ल इख्तियार कर ली जो कि हमारी ज़मीन की है जैसे। ये तो वो थ्योरी होगी जो कि हमारे पास यूनिवर्स का ओरिजिन बता रही है। अब यूनिवर्स के ओरिजिन से क्या रिलेट करना है हमने, कि हमने एज ऑफ क्या करनी है, यूनिवर्स कैलकुलेट करनी है। तो अब आपके पास ये जब चीज़ें आपके पास एक सिंगल पॉइंट से धमाका हुआ और बहुत ज़्यादा एनर्जी और साथ साथ आपके पास मैटर रिलीज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करता गया, ये आपके पास एक्सपैंड भी करता गया, यानी कि आपके पास फैलता भी गया और आपके पास इस पॉइंट से दूर भी जाता गया। तो आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल इस चीज़ का किया गया कि आपके पास जो गैलेक्सीज हैं, जैसे कि ये आपके पास एक गैलेक्सी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स मौजूद होते हैं। तो ये गैलेक्सीज क्या कर रहे थे, ये आपके पास दूर जाते जा रहे थे। तो इनकी जो है ना वो, अगर फॉर एग्जांपल ज़मीन के लिहाज से, जैसे कि अगर ये हमारी ज़मीन हो समझाने के तौर पर, उसके लिहाज से अगर ये गैलेक्सीज क्या कर रही हो, दूर जा रही हों, तो उसकी बुनियाद पर उनका एक रेड शिफ्ट मेजर किया गया। और उस रेड शिफ्ट से ये पता चला कि हमारे पास जो कायनात है हमारी वो मुसलसल क्या कर रही है, वो फैल रही है। और उसी का इस्तेमाल करके फिर हम क्या कर सकते हैं, जो एज ऑफ यूनिवर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसी रेड शिफ्ट को समझाने के लिए मैं एक एनिमेशन पर आ गया हूँ जो कि मैंने www.passmyexam.co.uk की वेबसाइट से ली है। इसमें हमारे पास हमने ज़मीन पर एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है, और उस टेलीस्कोप से हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो एक गैलेक्सी से रेडिएशंस आ रही हैं या उससे जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एनिमेशन को प्ले करता हूं, तो आपके पास क्या हो रहा है कि जब इसकी जो ये रोशनी आ रही है वो आप देख रहे हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है ना, वो आपसे क्या हो रही है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो वेवलेंथ कम है, जबकि यहाँ पर वो जो वेवलेंथ मेजर हो रही है वो क्या है, लार्ज है। इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स रेड साइड, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो कम होती है। जबकि वेवलेंथ हम किसे कहते हैं, एक साइकिल के अंदर जो वेव की लेंथ होती है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो ब्लू शिफ्ट से हमें ये वाजह हुआ कि आपके पास ये गैलेक्सी, जैसे कि इससे वाजह हुआ कि ये गैलेक्सी एक्सपैंड कर, इसी तरह तमाम तर जो गैलेक्सीज हैं, ये स्टार्स हैं, वो क्या करें, वो एक्सपैंड करें, यानी कि फैल रहे हैं। और साथ साथ हमसे क्या करें, दूर भी जा रहे हैं, जैसे आपने इस एनिमेशन के अंदर देखा भी था।
अब जब इनका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया तो फॉर एग्जांपल आपके पास उस गैलेक्सी से जो आने वाली हमारे पास लाइट थी उसके अंदर आपके पास इस तरह की, ये आपको उसका स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो आपके पास इस तरह की आपको एब्जॉर्प्शन लाइन मिली, यानी कि हाइड्रोजन का आपके पास ये है, फिर मैग्नीशियम का ये है, यानी कि इसका मतलब ये है कि उस गैलेक्सी के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद थे। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि ज़मीन पर भी क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं तो इनका हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, और उसके बाद फिर हमने जो हमारे पास वहाँ से आ रहा था, गैलेक्सी से आ रहा था, उसको भी हमने ऑब्जर्व किया। तो आपको ये देखने को मिला कि जो सोडियम की वेवलेंथ है वो शिफ्टेड थोड़ी रेड की तरफ, इसी तरह जो मैग्नीशियम की है वो शिफ्टेड टुवर्ड्स ये रेड कलर। तो तमाम तर जो वेवलेंथ्स हैं वो एक्चुअल ज़मीन पर जो वेवलेंथ उनकी मौजूद हैं एक स्टैंडर्ड एलिमेंट से आपने कंपेयर की और इधर देखा तो आपको वेवलेंथ के अंदर एक शिफ्ट नज़र आया, और वह वेवलेंथ का शिफ्ट देख भी सकते हैं। सोडियम के लिए इस तरफ है, यानी कि सोडियम के लिए आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसका। इसी तरह आयनाइज्ड कैल्शियम के लिए आपको, अगर आप लेबोरेटरी पे ही देखेंगे यानी कि ज़मीन पर बैठ के देखेंगे, अपना एक ज़मीन का कोई एलिमेंट कैल्शियम लेंगे, उसको आयनाइज करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइन इधर होगी। लेकिन जब आपने जो सुपरनोवा की देखी तो वो शिफ्टेड मिली आपको इस तरह से। तो इससे ये वाज़ह हो गया कि आपके पास ये एक रेड शिफ्ट है, और रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि वो आपसे दूर जा रहा है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये वो रेडिएशन होती हैं जो कि आपके पास एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है जब उसमें से लाइट पास करे। सो फिर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी कि इसने एविडेंस दिया कि हमारे पास जो हमारी यूनिवर्स है वो क्या कर रही है, यानी कि वो कायनात हमारी फैल रही है। उसके बाद जो हबल्स लॉ जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो ये था कि आपके पास जिस रफ्तार के साथ गैलेक्सीज आपसे दूर जा रही हैं वो इस चीज़ पर मुनहसर है, ये डिपेंड करता है कि उनका डिस्टेंस क्या है आपके पास जो अर्थ के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल ये जो गैलेक्सी है अगर ये शुरू पहले ही ज़मीन से दूर फासले पर मौजूद होगा तो आपके पास जिस स्पीड के साथ ये ज़मीन से दूर जा रहा होगा वो रफ्तार ज़्यादा होगी, और अगर यही गैलेक्सी ज़मीन के करीब होगा तो जिस रफ्तार के साथ ये ज़मीन से दूर जा रहा होगा वो रफ्तार कम होगी। यही असल में हमारे पास हबल्स लॉ था, और इस हबल्स लॉ का हमने क्या किया था, फिर आपके पास यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया था डिस्टेंस और आपके पास रिसेशन वेलोसिटी का। रिसेशन वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके साथ आपके पास वो जो प्लैनेट्स हैं या गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं वो आपसे क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो अब अगर हम ये जो दूर जाने वाले डिस्टेंसेस हैं आपके पास ये डिफरेंट गैलेक्सीज के, इसको ट्रेस बैक करें और वापस ले आए एक ऐसे पॉइंट पर जहां से ये सब शुरू हुआ होगा, तो आपके पास क्या है कि आपके पास ये तो वो पॉइंट हो जाएगा ना जो कि असल में बिग बैंग का पॉइंट है। यानी कि जो तमाम तर गैलेक्सीज जो कि ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं ये तमाम तर गैलेक्सीज के डिफरेंट फासलों पर उनकी जो रिसेशन वेलोसिटी वो दी गई है। तो ये सब आपके पास मुख्तलिफ रेट के साथ एक्सपैंड हो रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं और दूर भी जा रहे हैं। तो इन सबको जब आपने इधर जीरो डिस्टेंस पर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट होगा जहां पर क्या हुआ था, बिग बैंग। अगर ग्राफिकली हम इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ पर इस एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर आपके पास सब कुछ ये स्टार्ट हुआ होगा, उस पॉइंट को चले हम क्या कह लेते हैं, बिग बैंग पॉइंट। जहां पे ये सारे के सारे गैलेक्सीज ये मैटर ये सारा एक ही पॉइंट पर क्या था, जुड़ा हुआ था, और उसको हमने बताया था कि वो एक सिंगल पॉइंट से हमारी कायनात क्या हुई है वो शुरू हुई है। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी हबल्स लॉ का इस्तेमाल करके हम जो एज ऑफ यूनिवर्स है उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलें, इस हबल्स लॉ की जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी वो हमने देखी थी कि वो v इज इक्वल टू आई थी एच नॉट डी, जिसमें एच नॉट जो था वो हबल्स कांस्टेंट था, और इस हबल्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो पर सेकंड है। और ये आपको ये बताता है कि यूनिवर्स किस रेट के साथ क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब आपके पास इसकी जो एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो अभी तक कैलकुलेट की गई है हबल्स कांस्टेंट की, क्योंकि ये वैल्यू क्या कर सकती है, वक्त के साथ वेरी करती जा रही है। तो अभी तक जो कैलकुलेट इसकी बेस्ट अच्छी जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है अभी तक एच नॉट की, यानी कि हबल्स कांस्टेंट की, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो आपके पास है 2.37 पर सेकंड, जो कि मैं 2.37 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 टू द रेज पावर -18 पर सेकंड। यहाँ पर आपके पास ये जो पर सेकंड है ये हबल्स कांस्टेंट का क्या है, वो यूनिट है। तो चलें इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ हबल्स कांस्टेंट। अब इसका यूनिट क्या है, वो पर सेकंड है, और आपके पास हबल कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, किस रेट के साथ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है वो भी मालूम कर सकते हैं, और साथ साथ आपको ये भी बता सकते हैं कि एज ऑफ यूनिवर्स क्या है। सो एज ऑफ यूनिवर्स कैलकुलेट करने के लिए टाइम का यूनिट क्या होता है, वो तो सेकंड होता है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे कि आपके पास अगर इसी का हम रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास जो टाइम आ जाएगा हमारे पास टी, वो इक्वल टू आ जाएगा 1 आवर एच नॉट, क्योंकि 1 आवर एच नॉट क्या देगा आपको, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1 आवर एच नॉट। तो ये आपके पास इस टी से हम क्या कर सकते हैं, या हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो एज ऑफ यूनिवर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हम ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -18 पर सेकंड।
और पर सेकंड के लिए मैं यहाँ पे s की पावर -1 लिख देता हूँ। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास सेकंड हो जाएगा, जो कि टाइम का ही यूनिट है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर आपके सामने ले आया हूँ। 1 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 2.37, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.4219, जिसको हम 0.422 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके आपके पास, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो इससे पीछे वाला वो बड़ा था, यानी कि यहाँ पे जो 1 था उसके बाद जो नंबर लिखा वो 5 से बड़ा है, तो इसमें एक इंक्रीज आ जाता है, तो 1 की बजाय क्या हो जाएगा 2। अब आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर, और ये -18 है, तो जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी इसकी पॉजिटिव, और साथ क्या आ जाएगा सेकेंड्स। तो ये जो एज है हमारे पास सेकेंड्स में है, जबकि आपके पास जो बेहतर है ना वो भी, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि फिर आपको ईयर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने साल पुरानी है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपके पास, ताकि जो डेसिमल है हमारे पास वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए, तो वो आ जाएगा आपके पास 4.2, और साथ साथ 4.22 लिख लेते हैं। चलें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपके पास 10 टू द रेज पावर, यहाँ पर 18 की बजाय आप कितना आ जाएगा 17। क्यों आ जाएगा 17? क्योंकि जब डेसिमल एक लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है तो 10 टू द रेज पावर -1 आ जाता है, तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो 18 -1 कितना हो जाता है 17। तो आपके पास ये आ गया सेकेंड्स। यहाँ पर इसका यूनिट भी अब लिख लेते हैं साथ। अब ये सेकंड में है ना, तो सेकंड से हमने जाना है आपके पास किस में, साल में। अब आपको ये पता है कि जो एक ईयर होता है, यानी कि 1 में ईयर लिख रहा हूँ, ईयर के लिए मैं वाई आर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सो जो एक ईयर है उसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन, और 365 डेज लिख लेते हैं, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। सो साल को हमने घंटों में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका मतलब है 365 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 24। अच्छा ये लिख लिया। अब आपके पास हर घंटे में फिर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो मुझे फिर 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई दोबारा, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास ये जो और से टाइम है किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास अब मिनट में। और आपके पास इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट चीज़ ये करेंगे, किसी ईयर को सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो 1 ईयर है आपके पास वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 365, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास 24, फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी तो 60 सेकंड होते हैं ना, तो आपके पास ये 60 आ गए यहाँ पे और सेकंड। तो आपके पास ये टाइम चूँकि सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड से हमने ईयर में जाना है, तो ये सब कुछ हम मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सेकंड किस में तब्दील हो जाएगा ईयर में। 60 को जब आप 60 से ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब आएगा 3600। 3600 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 आएगा। चलें ये कर भी देता हूँ मैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेता हूँ, आपके पास ये आ जाएगा ये। उसके बाद हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई किया आपके पास 365 से, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर है वो आपके पास 3,15,36,000। इसका मतलब है कि एक साल के अंदर 3,15,36,000 सेकंड्स होते हैं। अब उसके बाद हमने इसको इधर से जो है मल्टीप्लाई जो हो रहा है इधर डिवाइड कर देते हैं, तो जो 1 सेकंड है हमारे पास वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको मैंने लिख भी दिया है, और साथ आज इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। वो अब आपके पास ये किस यूनिट में तब्दील हो गया, ये आपके पास ईयर में आ गया, तो अब ये आपके पास आ गया। अब इस सेकंड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये नंबर पुट कर देंगे, तो आपके पास जो टाइम है हमारे पास वो ईयर्स में कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपके पास t इक्वल टू आ जाएगा, ये t लिख लेता हूँ 4.22, फिर साथ मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द रेज पावर 17, और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय सेकंड की जगह हम ये वाला नंबर लिख लेंगे जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं, यानी कि 10 की पावर्स में लिख लेते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर। तो 10 टू द रेज पावर यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि आपको डेसिमल राइट पे था, तो 7 डिजिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, या 7 प्लेसेस शिफ्ट किया तो 10 टू द रेज पावर उतनी पॉजिटिव में आ गई। सो 4.22 को हम डिवाइड करेंगे 3.1536 के साथ, तो चलें वो मैं कर भी देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 4.22 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 3.1536, तो आंसर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर है ना 4.5 डिवाइड बाय 3.15336 का, इसको मैंने करेक्ट कर दिया, ये 3.1536 था, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.42, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.42 यहाँ पर, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर
ये 17 है और ये 7 है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 7 तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो 17 माइनस 7 आ जाएगा। और 17 माइनस 7 कितना होता है हमारे पास, ये आपके पास होता है 10। तो मैं इसको यहाँ पे 10 ही लिख लेता हूँ और साथ आ जाएगा आपके पास ईयर। तो अब हम t लिख लेंगे यहाँ पर आपके पास, और t इक्वल टू आ जाएगा। अब आपके पास हम क्या कर लेते हैं कि एक डेसिमल यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ राइट साइड पर, तो आपके पास ये लिखा जाएगा 14.2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 टू द पावर 9 आ जाएगा। और ये जो 10 टू द पावर 9 है इसको हम बिलियन कहते हैं। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 9 क्यों है, क्योंकि डेसिमल आपने लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया, तो एक मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 आएगा, बेसिस सेम पावर है 10 माइनस 1 कितना होता है 9। तो ये चीज़ आ गई। सो अब आपके पास 10 टू द पावर 9 मैंने बताया कि क्या है, इसको हम बिलियन कहते हैं। सो फिर मैं लिख सकता हूँ कि हमारी जो कायनात है उसकी जो एज है यानी कि एज ऑफ यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 14.2 बिलियन ईयर। और यहाँ पर जो 1 बिलियन होता है ना, इसको हम 1 अरब कहते होते हैं। और 1 अरब क्या होता है, 100 करोड़। यहाँ पर जो मैं बात वाज़ा करना चाह रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है। आपके पास अभी एच की जो हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो एग्जैक्टली नॉन नहीं है, ये टाइम टू टाइम वेरी कर रही है। तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए आपके पास एज ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, वो मुख्तलिफ निकल कर आ रही होगी। लेकिन एवरेज या जो अराउंड अबाउट एज बताई जाती है वो आपके पास 13 से 14 बिलियन ईयर्स के लगभग बताई जाती है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास मौजूद है अभी तक। जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा आपके पास डिटेल और ज़्यादा आती जाएगी, तो आपको और ज़्यादा श्योर होते जाएंगे। तो आज हमने क्या किया कि हमने एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ा और उसको कैलकुलेट भी किया।